क्रेडिट कार्ड से ही होगा क्या AWS का अकाउंट? हाँ, उसमें मैंडेटरी है। मैं बना रहा था डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड ले नहीं रहा हूँ। नहीं लेता है, डेबिट कार्ड से नहीं लेगा उसमें। वेट कर लेते 2-4 मिनट, करीना को पिन कर लेते, स्टार्ट करेंगे फिर। इतनी सारी ईमेल आईडी है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने लास्ट टाइम कौन से साइन अप किया था AWS। तो मेरे तरफ तो वेलकम मेल होगा, एक ऑनबोर्डिंग मेल। अब वो हर आईडी पे है, क्योंकि सबका मैंने बार बार फ्री वाले स्टार्ट किया है और उसको बाद मैंने उसको बंद किया है। देखता हूँ, एक लॉगिन तो हो रहा है। क्या लिखा है? पब्लिकली नोन। करीना ने भी ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट करते हैं फिर। पासवर्ड नहीं होने दे रहा यार। लॉगिन तो हो गया मेरा। करेक्ट आईडी से लॉगिन हुआ है। तो स्टार्ट करें? शुरू। उससे पहले लाइक मनोज, आपने चेक किया था लास्ट कॉल पे जो हमने डिस्कस किया था AWS पे कंपोनेंट्स, एस3 सब न्यू था तुम्हारे लिए,
तो हाँ, मैं एक्चुअली अकाउंट क्रिएट कर रहा था, अकाउंट तो मेरा क्रिएट ही नहीं हो पाया, पर मैंने तो भी थोड़ी बहुत चीज़ें देख ली थी। और हाँ, बाकी तो कर लूंगा मैं, S3 का वैसा कोई मेरे को टफ नहीं लगा। पर वो एक बार आपने नोट्स जो बनाए थे ना उस टाइम पे नोटपैड में, हाँ हाँ, वो शायद आपने दिए नहीं थे। मैं हाँ मैं नोट्स बना के अभी भेज देता हूँ। मैं पीपीटी प्रॉपर बना रहा हूँ। मैं आज की रात तक मैं हाँ हाँ। ये भी भेज दूंगा कि नेक्स्ट क्लास पे क्या कवर करना है। और मैं ओके। अभी टॉपिक्स के लिए अभी तुरंत मैं भेज देता हूँ चैट पे। हाँ हाँ। अपने एटलीस्ट टॉपिक नोट कर लो, अगर मुझे थोड़ा बहुत भी लेट होता है मैं भेजता हूँ। बाकी फिर मैंने पाइस पार्क ही करा, उसमें अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाया था। स्पाइस पार्क में अभी तक तुमने प्रैक्टिस किया, उसके बाद और ज्यादा हाँ प्रैक्टिस हाँ, किया या अभी ज्वाइन कुछ? वगैरह सारी चीज़ें कर ली हैं। हाँ तो आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम पाइस पार्क के इंटरव्यू क्वेश्चन से, जो लास्ट टाइम पे मैंने बोला था, मैंने चैट पे डाल दिया, इतना कुछ हमें कवर करना है AWS में। अब इसको मैं एक डिटेल्ड वे में भेज दूंगा आप लोगों को। नहीं, नोटपैड में आपने शायद वो एक साइकिल बनाई थी ना आपने। हाँ वो मुझे एक्चुअली वो एक बार देखना था, क्योंकि वो माइंड से स्किप हो गया वो। हाँ मेरे पास है वो, मैं आपको भेज दूंगा वो। ठीक है ठीक इसके नीचे क्यों नहीं होगा मेरा? अभी नोटपैड दिख रहा होगा ना मेरा? है। हाँ हाँ। ठीक, नोटपैड ले आता हूँ मैं। अभी तक एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया है इस पार्क में। इस पार्ट में अभी हमारा जो पेंडिंग रह रहा था वही रहता कि हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, और वो रन टाइम पे कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट करने को बोलते हैं और उनको ज्वाइन करना, ग्रुपिंग करना, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक लगाना, वो भी हमारा रह रहा था। उससे पहले अभी हमने क्या कवर किया कि हमने मल्टीपल डेटास को रीड कर लिया, जेसन को, सीएसवी को, और उसमें भी नेस्टेड जेसन हो तो कैसे करते हैं, फिर उनका स्कीमा क्रिएट करना, इन्फर स्कीमा अभी से, या फिर अनुराग नेस्टेड जेसन का नहीं देखा है अभी। नेस्टेड जेसन का मैंने, ठीक है, तो मैंने लग रहा को अभी मैं नेस्टेड जेसन दिखा दूं। नेस्टेड जेसन क्या होता है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कवर नहीं करा उसमें, पाइस पार्क में ब्रेक वैसे मैंने देखा था शायद, जेसन कॉन्फ़िग करके होता है, आई थिंक पाइस पार्क में। नेस्टेड जेसन कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम्म, और नेस्टेड जेसन अभी मैं, फिर हमने मल्टीपल फॉर्मेट्स को रीड करके, और सबसे पहले हमने अपने रॉ जोन में डेटा को लोड किया था। उसके अंदर कुछ हमने ऑडिटिंग कॉलम्स ऐड किए रहे थे, जैसे करंट टाइम, बिस टाइम, और कैसे यूज करेंगे हमने कर लिया था। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे। बेसिक मीन्स ज्वाइन करना, जिसमें हमने इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन को डिस्कस किया था। और फिर हमने कंडीशन के बेस पे कॉलम्स क्रिएट करे थे, रीनेम करना सीख लिया था। विथ कॉलम रीनेम, ये सब हमने कर लिया था। फिर लास्ट में डेटा को राइट कैसे करते हैं, df.write की एपीआईज को हमने एक्सप्लोर किया था, उसके अंदर ऑप्शंस डाल के। और टेबल्स क्रिएट करना, वो टेबल्स कैसे हम एक्सेस करते हैं इस कैटेलॉग के अंदर, वो हमने चेक किया था। कैटेलॉग्स के अंदर जो हमने टेबल्स क्रिएट करे थे, अभी अवेलेबल नहीं, उस टाइम पे यहाँ पे क्लियर टेबल्स आ गया था। टेबल्स को रीड करके स्पार्क डॉट सीक्वल को यूज करके टेबल्स कैसे रीड करते हैं, ये हमने अभी कवर कर लिया है। यहाँ तक में कोई भी कंफ्यूजन? करीना आपको और आपको मनोज? वो नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था AWS के बेसिक कंपोनेंट, जिसमें हमने स्टार्ट किया था स्टोरेज से।
और स्टोर से पहले मैंने साइन अप का बताया था, साइन अप आप भी कर लेना। और हमने S3 को कवर किया था कि हाउ S3 वर्क्स एज अ बैकबोन फॉर AWS, जिसके अंदर डेटा लेक हमने डिस्कस किया था और डेटा वेयरहाउस डिस्कस किया था। डेटा वेयरहाउस और हमने ये डिस्कस किया था कि जो डेटा लेक बनता है AWS के अंदर वो बनता है ऑन टॉप ऑफ S3 हम यूज करते हैं। S3 के मल्टीपल लेयर्स हमने एक्सप्लोर किया था, जिसमें कि बैकअप्स कैसे करते हैं, जो आर्काइविंग कैसे करते हैं वो हमने किया था। और उसके बाद आज हमें अब आगे करना, बट उससे पहले जो हमें और टॉपिक स्पार्क से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, वहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बार मैं नोटबुक क्रिएट करता हूँ। अब इंटरव्यूज में जब जाओगे आप, तो इंटरव्यू में हमें CSV फाइल, ऐसे फाइल मिलता नहीं है रीड करने के लिए। वहां पे तो ऐसा होता नहीं, वहां पे बोलते हैं कि रन टाइम में आप कोई भी डेटा फ्रेम बनाओ, डेटा फ्रेम बना के उनको रीड करो, और रीड करने के बाद कैसे हम आगे ऑपरेशंस करते हैं। तो सर ऐसे बोलते हैं कि अपने स्क्रीन शेयर कर लो और ओपन कर लो नोटबुक। तो नॉर्मल तुमने इसे ओपन कर लिया नोटबुक। अब बोलते हैं कि हम मैनुअली डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं इन द पाइस्पार्क। सो मैनुअली कैसे करते हैं हम, बेसिक्स आप लोगों को हमेशा लिख लेना है। जैसे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये कमांड्स तो क्लियर है, क्योंकि हमें ये अगर इंपोर्ट नहीं भी लिखोगे तो इंपोर्ट हम जब स्टार्ट कर देते हैं एक्टिविटी उस टाइम पे लिख लेते हैं। और स्पार्क सेशन, ये हमने स्पार्क सेशन क्रिएट कर दिया। चेक कर लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। हम ऐसे क्लस्टर तो होना है, चलेगा। स्पार्क सेशन स्टार्ट हो गया। अब हमें मैनुअली क्रिएट करना है, तो हम खुद से डेटा को राइट कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया डेटा इज इक्वल टू ID ले लिया, कुछ भी नेम ले लिया, और हमने ले लिया इसका में भी एज समथिंग ले लिया। और यहाँ पे हमने ले लिया बस की कुछ भी सैलरी ले लिया, मालूम 3000। ऐसे कुछ डेटा मॉकअप करना पड़ता है रन टाइम पे। कई बार क्या होता है, वो डेटा हमें देते हैं टेक्स्ट CSV फॉर्म, वहीं पे मतलब चैट में पेस्ट कर देते हैं। और जब पेस्ट नहीं करते हैं तो भी हमें एटलीस्ट 3-4 रिकॉर्ड हमें खुद से कर लेना पड़ता है, जिसे बोलते हैं डेटा मॉकअप। इसको 5000। एक मिनट देना ना, एक पे कोई है। कुछ भी मतलब कर लिया इसको 28 फॉर एग्जाम्पल, इसको कर लिया 7। अब ये वे होता है डेटा को क्रिएट करने का रन टाइम पे। हमने एक डेटा ले लिया, अब बट इसके अंदर भी हमने कॉलम्स नेम स्कीमा नहीं डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पे एक बार स्कीमा डिफाइन कर लो ऊपर। स्कीमा हम कैसे करते हैं, या तो इन्फर स्कीमा कर लो, बट इन्फर स्कीमा इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो हमेशा हम स्ट्रक्ट टाइप यूज करते हैं। इन्फर स्कीमा अकॉर्डिंग टू लाइक जो भी एलिमेंट्स है उस बेस में डेटा टाइप्स डिफाइन कर देता हूँ। हाँ, वो हैवी ऑपरेशंस होता है, क्योंकि वो पूरे डेटा को स्कैन करता है बैकएंड में, इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए हम इंटरव्यूज में जब भी आते तो, या इंटरव्यू के हमेशा ही प्रैक्टिस में हम स्कीमा खुद से ही डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड। या फिर हमने एक प्रैक्टिस किया था एचक्यूएल का, अगर एचक्यूएल या सीक्वल में बेटर हो वो वे यूज कर सकते हैं।
आईडी हो गया, नेम, एज एंड सैलरी। स्ट्रिंग टाइप। ऐसे डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं ना, तो वो हमें मेंशन नहीं करना होता इसमें। कंस्ट्रेंट फॉर यूनिक हो गया, नॉट नल, डिफॉल्ट, ये सब डेटा ना के नहीं करना पड़ता ना, इंटरव्यूज में इतना टाइम नहीं होता वो सब डिफाइन करोगे। इंटरव्यूज में उनका एम ये होता है कि बस वो ये देखते हैं कि क्या तुम डेटा फ्रेम्स क्रिएट करके और बेसिक ऑपरेशंस कर पा रही हो कि नहीं कर पा रही हो, स्कीमा क्रिएट करना। अब वो इसमें उलझाते हैं कि व्हाई यू आर यूजिंग स्ट्रक्ट टाइप, व्हाई यू आर यूजिंग स्ट्रक्ट फील्ड, तुमने इन्फा स्कीमा यूज नहीं किया, तो वहां पे तुम्हें आंसर देना पड़ता है कि इन्फा स्कीमा इज अ हैवी ऑपरेशन, सो हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फील्ड यूज करूं। या फिर अलग वेज भी होता है कि हम एचक्यूएल का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, आज जो हमने पढ़ा था। तो बस वो यही सब क्रॉस क्वेश्चन बीच बीच में पूछते जाते हैं। और वो ऐसे नहीं पूछेंगे, वो सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि बोल देंगे कि हाउ डू यू मैन्युअली, हाउ डू यू क्रिएट अ PySpark डेटा फ्रेम मैन्युअली। तो तुम्हें उसके बाद अपना डेटा के, इस डेटा के बेस पे स्कीमा करना पड़ता है, स्कीमा के बेस पे हम यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। अब डेटा फ्रेम क्रिएट करने का कमांड होता है नॉर्मल वही, क्रिएट डेटा फ्रेम, के अंदर हमने दिया डेटा और उस डेटा का स्कीमा। छूट गया, कहाँ छूट गया। होता है जैसे डेटा कंप्लीट होगा, यहाँ से अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। अब वो क्या बोलेंगे कि काम करो, कह देंगे कि हमें गिव मी द, मतलब सारे एम्प्लॉइज के वो लिस्ट दे दो जिन जिन एम्प्लॉइज का एज ग्रेटर देन मे बी 28 और 29 हो। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, नेक्स्ट स्टेप फिल्टर क्या है, ग्रेटर देन 28 कर दिया। और अब नेक्स्ट आता है, कह देंगे कि आई डोंट नीड ऑल द कॉलम्स, जस्ट सिलेक्ट ओनली नेम ऑफ द एम्प्लॉइज एंड देयर एज। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट डॉट सिलेक्ट लगाते हैं। Now next question is find the average salary for employees grouped by age। अब हमें करना है एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज ग्रुप्ड बाय एज। ग्रुप बाय एज है, सबसे पहले तो हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिखेंगे इसके लिए ग्रुप बाय एज फिर एवरेज। तो पहले हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, करते हैं डॉट ग्रुप बाय। कई बार सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स तो पता होना है, बेसिक सिंटेक्स कई बार नहीं पता होता है, क्योंकि जब
पे लिखोगे इतना सजेशंस और एरर भी नहीं आते। तो वहां पे उतना चलता है, बोल भी सकते हो कि नोटपैड पे लिखने से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, वो इतना सब समझते हैं। बट पैटर्न सही होना चाहिए कि तुमने पहले ग्रुप बाई को यूज किया है, ग्रुप बाई करने के बाद हम एवरेज लेते हैं, तो ये पैटर्न हमेशा सही रखना। ग्रुप बाई हो गया, एवरेज सैलरी। आप कौन सा लाइक इसमें गूगल में तो मिल जाएगा ना फॉर्मेट एक प्रॉपर, कि पहले जैसे जस्ट लाइक एसक्यूएल में अपन जो डिफाइन है प्रॉपर, जैसे सिलेक्ट है, हाँ हाँ, देन उसके बाद फ्रॉम वेयर, देन आफ्टर मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं, सेम यहाँ पे भी वही है, सेम है या अलग है PySpark? यहाँ पे भी सेम ही चलता है। अब सेम ही ऑपरेशन तुम सीक्वल भी यूज कर सकते हो, डीएफ जो हम सीक्वल के अंदर तुम चाहो तो एवरेज ले सकते हो ग्रुप बाय करके। बट प्रेफर ये करना कि जो स्पार्क के अपने जैसे ग्रुप बाय जो इनके खुद के फंक्शंस होते हैं इनको यूज करके करना। बट पैटर्न सेम होता है, पहले हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग के बाद फिर एवरेज लेते हैं, और फिर एंड में जाकर कहीं ऑर्डर बाय चलता है। तो क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट सेम होता है इसमें भी। एज के बेस पे सैलरी आ गई है, एवरेज सैलरी। अब नेक्स्ट इस पे क्या आ सकता है कि कह देंगे कि रैंकिंग चाहिए कि हर एम्प्लॉयज का, और मतलब सैलरी वाइज रैंकिंग चाहिए कि किसका हाईएस्ट है किसका लोएस्ट है। अब यहाँ पे हम आते हैं रैंकिंग पे। विंडोज फंक्शंस के बारे में आइडिया है कि नहीं है, जो सीक्वल में यूज करते हैं, रो नंबर, डेंस रैंक, रैंक? नहीं, वो अभी यूज नहीं करा है कभी। मैं समझाता हूँ पहले विंडोज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई आईडी कॉलम है, या फिर सैलरी ही की सैलरी आईडी है हमारे पास। इसकी सैलरी है 1000, ये 1000, ये 500, इसकी है 10,000, ये 8,000, ये सैलरी है। अब विंडोज फंक्शन सीक्वल के अंदर वो फंक्शंस होते हैं जिनके बेस पे हम एक नंबर डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन एनी ऑफ द कॉलम। के अंदर हम इंटीजर नंबर देते हैं विंडोज फंक्शन के अंदर, 1 2 3 ऐसे कर करके नंबर देते हैं। अब मेजरली 3 टाइप के विंडोज फंक्शन यूज होते हैं, दैट इज डेंस रैंक, एक होता है रैंक, एक होता है रो नंबर। हमें क्वेरी से कैसे पता लगता है कि इस क्वेरी में पर्टिकुलरली विंडो फंक्शन ही यूज करना है? वो नहीं समझ आता। मैं बताता हूँ, जब भी हमें कोई ऐसा ऑपरेशन करना पड़े जहाँ पे हमें डेटा को रीअरेंज अरेंज करना हो बाय यूजिंग एनी ऑफ द की कॉलम्स। अब वो अरेंजमेंट कैसे होगा, वो की कॉलम को तुम्हें यूनिकली किसी नंबर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उस नंबर के बेस पे तुम उसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग असेंडिंग करके उसको तुम फिर अरेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमें टॉप सैलरी लेना हो, अब जैसे हमें टॉप सैलरी लेना हो हर डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट का टॉप सैलरी लेना। अब टॉप सैलरी लेने के लिए हमें सैलरी, डायरेक्ट सैलरी पे तुम जाओगे तो पता नहीं चलता ना, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की सेम सैलरी हो सकती है। मुझे टॉप सैलरी लेना हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट, अगर मान लीजिए एचआर में टॉप 5 चाहिए, हमें फाइनेंस के भी टॉप 5 चाहिए, बट नंबर सेम हो सकता है। और 10,000 रुपए एचआर में भी हो सकते हैं, वो 10,000 रुपए की सैलरी फाइनेंस में भी हो सकती है। जब भी कोई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं विंडोज फंक्शन का। हमें लीड करना हो, लाइक जैसे कि सेल्स का डेटा है, और हमें ये चेक करना है कि हमारे कंपनी ने जनवरी मंथ में 10,000 रुपीज का सेल किया है। बट अब हमें ये चेक करना है कि लास्ट ईयर जनवरी में हमारी कितनी सेल थी। अब हमें क्या करना है, हमें बैक जाना है या फिर हमें आगे जाना। कभी भी ऐसे कंपैरिजन टाइप के कोई भी केसेस आते हैं तो वहां पे हमेशा विंडोज फंक्शन यूज करते हैं।
तो वहां पे हम लीड फंक्शन या लैग फंक्शन यूज कर लेते हैं। बट मेजरली यही तीन होते हैं, रो नंबर, रैंक और समझ लो कि 100% पूछे जाते हैं। अगर सीक्वल है, इक्वल है या पाइस्पार्क डेटा से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट होता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुमसे विंडोज फंक्शन जरूर पूछेंगे, क्योंकि इनके बिना हम कोई क्वेरी लिख ही नहीं सकते। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन पे जाते हैं, उन ट्रांसफॉर्मेशन पे हमें कंपेरिजन करने ही पड़ते हैं, कंपेरिजन करने पड़ते हैं, या फिर कभी डेटा में डुप्लीकेट्स आ जाए, डुप्लीकेट्स हटाने पड़ते हैं। ऐसा कोई भी ऑपरेशन हो तो वहां पे विंडोज फंक्शन होता है। तो वो उसमें हम अब ये कैसे चूज करते हैं तीनों में कि हमें रो नंबर यूज करना है, डेंस रैंक करना है या रैंक करना है। इसका आंसर ये होता है कि मैंने एक नंबर ले लिया, इसकी एग्जांपल के बेस पे समझते हैं। मैंने क्या किया, रो नंबर जब भी जैसे हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज या तो उसमें हमें कैसे, क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चन देखा इसमें तो वो लोग रैंक भी यूज किए, डेंस रैंक भी यूज किए, मतलब वो भी नहीं समझ आता। हाँ, इसलिए मैं इसीलिए मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आएगा कहाँ पे हम किसको यूज करते हैं। अगर हम रो नंबर यूज करते हैं, अब ये 1000 दोनों सेम है, वो मैटर नहीं करता, ये आप तुम्हें हमेशा यूनिक नंबर देगा फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, है ना। अब ये होता है ऑर्डर बाई इसमें हम लगाते हैं। अगर हमने ऑर्डर बाई यूज कर लिया है तो 10,000 सबसे लास्ट में आएगा, तो इसको ये कर दे। रुको मैं सीक्वेंस में ले लेता हूँ कि प्रॉब्लम ना हो। 1000 अब ठीक है, 1 2 3 4 5, क्योंकि सीक्वेंस वाइज नंबर है, ये सीक्वेंस बाय रो नंबर दे देगा। अगर कहीं गलती से यहाँ पे हमारे पास 400 होता, तो 400 200 और 500 बीच में है, तो इसकी रैंकिंग क्या हो जाती, 3 के बाद वो हो जाता 4, और फिर इसकी रैंकिंग हो जाती 5 और 6। तो उसको कंफ्यूजन ना करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाई में रखा हुआ नंबर, रो नंबर हमेशा 1 2 3 4 5 करेगा। अब हम आते डेंस रैंक पे। डेंस रैंक क्या करेगा, दोनों एक ही रिकॉर्ड है, तो ये क्या करेगा, 1 देगा फिर 1 देगा, अब फिर 2 आया है तो अब ये 2 पे जाएगा, या फिर ये 2 को देगा नेक्स्ट नंबर 2, देन 3, देन 4। मतलब डेंस रैंक अगर क्या करता है कि जब भी दो नंबर सेम मिल जाते हैं तो उनको हमेशा एक ही नंबर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेंस वे में रैंक करना। और अब जैसे तुमने बोला था कि तुम्हें डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए, अब सैलरी दो लोगों की सेम हो सकती है, तो और तुम्हें टॉप के चाहिए 3, तो वहां पे तुम कभी भी रो नंबर यूज नहीं करोगी। अगर रो नंबर यूज करोगी तो वो क्या करेगा, मान लो तुम्हें टॉप के 5 चाहिए, तो वो टॉप के 5 में 5 रिकॉर्ड्स तो देगा, बट इन नंबर्स दो क्या दोनों लोगों की सैलरी सेम है, तो रियल में क्या हुआ, 4 ही सैलरी तुम्हें मिली है टॉप की। 100 मिला, 200 मिला, 500 मिला, 800 मिला, तो वहां पे कभी भी हम रो नंबर यूज नहीं करते। टॉप सैलरी चाहिए तो हमेशा हम डेंस रैंक करते हैं। डेंस रैंक से पता चल जाएगा कि हमने ये टॉप के 4 है, तो आगे का भी आके नंबर लेकर वो फिर सैलरी लेकर आ जाएगा। रैंक क्या करता है, रैंक इज सिमिलर टू डेंस रैंक, यहाँ पे भी 1 और 1 तो आएगा, बट जैसे इसको नेक्स्ट रिकॉर्ड मिलता है, रैंकिंग है ना, तो रैंकिंग क्या करेगा, फिर ये इसका पोजीशन क्या है, 3 है, तो इसको थर्ड नंबर दे देगा, ये स्किप कर देगा 2 को, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 2 की रैंकिंग हो चुकी है फॉर द सेकेंड रिकॉर्ड। अब 3 हो गया, नेक्स्ट डिफरेंट है तो 4 देगा, 5 देगा। ये डिफरेंस होता है। इंटरव्यूज में जब जाओ तो हमेशा इसको एग्जांपल के बेस पे ही समझाना पड़ता है कि द डिफरेंस बिटवीन इज रैंक इज गोइंग टू स्किप द नंबर, कि अगर कोई भी नंबर रिपीट होता है, फॉर एग्जांपल इफ 2 एम्प्लॉइज हैव द सेम salary and the third employee is having a different salary, then it is going to assign a ranking 3 for the third employee. बट डेंस रैंक 1 1 के बाद 2 देता है, और रो नंबर 1 2 3 4 5 ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है। अब इनके हम यूज केसेस पे आते हैं। यूज केसेस क्या होते हैं, एक यूज केस तो करीना ने बता दिया है कि हमें अगर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए या कोई भी, या फिर डिपार्टमेंट वाइज रैंकिंग देना है, कुछ भी करना है, तो वहां पे हम विंडोज फंक्शन की यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट यूज केस की डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गए हमारे टेबल में, हर एम्प्लॉयज का डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गया, तो वहां पे भी हम विंडोज फंक्शन के बेस पे पता करते हैं। जैसे मान लो कि हम ये एम्प्लॉय आईडी है, तो 2 एम्प्लॉय आईडी सेम आ गई है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 1 1 2 बार आ रहा है, 1 2 2 बार आ रहा है, तो हम विंडोज फंक्शन को यूज करके हम डेटा को डुप्लीकेट करते हैं टू हैंडल द डुप्लीकेट रिकॉर्ड। थर्ड इज तुम डेटा लोड कर रहे हो किसी टेबल में,
उस टेबल में कोई यूनिक कॉलम नहीं है, तुम्हें नंबर नहीं पता चल पा रहा, वहां पे क्या करते हैं हम खुद से रो नंबर ऐड कर देते हैं डेटा को लोड करते हुए। आप जितना भी तुम रिकॉर्ड करोगे वहां पे ऑटोमेटिकली एक यूनिकली नंबर असाइनिंग नंबर आ जाता है हमारे टेबल के अंदर। अब तुम्हारे पास एक कॉलम है, उसको तुमने आईडी कॉलम दे दिया या कोई भी ऐसा कॉलम दे दिया, तो तुम्हारे पास हर रिकॉर्ड की अपनी खुद की एक यूनिक आईडी हो जाती है। ये 3-4 यूज केसेस आपको याद करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने अपने क्वेश्चंस पे। अब हमें क्या करना है कि जो भी इम्प्लॉइज हैं उनके बेसिकली काइंड ऑफ रैंकिंग देना बेस्ड ऑन द सैलरी, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कि टॉप हाईएस्ट सैलरी किसकी है, उसके बाद किसकी है और उसके बाद किसकी है। तो करीना का सबसे हाईएस्ट है तो इसको आना चाहिए 1, मनोज को आना चाहिए 2 और मेरा आना चाहिए 3। 1 ये 1 2 3 की रैंकिंग देनी है। इसके लिए सीक्वल में जो कमांड होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हो गया हमारा टेबल। यहीं पे हम रो नंबर हो या फिर डेंस रैंक हो या फिर रैंक हो, कोई भी हो, बस सिंटेक्स सबका यही होता है। पार्टीशन बाई का हम कॉलम दे देते हैं। एम्प्लॉइज के बेस पे चाहिए हमें तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम दे देंगे। और ऑर्डर बाई क्या चाहिए कि डिसेंडिंग में चाहिए हमें सैलरी, हम सैलरी की डिसेंडिंग कर देते हैं। इसको हमने कुछ भी दे दिया, फॉर एग्जांपल रैंकिंग है तो रैंकिंग हमें बेसिकली कॉलम का हमने एलियासिस देता है। ये क्वेरी होता है सीक्वल के अंदर। और ये मान के चलो कि तुम इसका प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा सीक्वल के अंदर। अब प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ तुम्हें 2-3 क्वेश्चन ही चाहिए होते हैं। एक तो डेटा डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स टेबल्स में आ गए, उनको तुम्हें डिलीट करना है। दूसरा क्या कि डिपार्टमेंट वाइज हमें टॉप 5 सैलरी चाहिए, वो मैं अभी प्रैक्टिस करा दूंगा। डिपार्टमेंट वाइज तो मैं अभी करा देता हूँ। मुझे अभी मैं डिपार्टमेंट का टेबल बनाता हूँ डेटा फ्रेम, और दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे आपस में सैलरी के बेस में, और हर डिपार्टमेंट के टॉप 5 सैलरीज निकाल लेंगे। ये हम कर लेते हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम रैंकिंग का समझ लेते हैं। इनका सिंटेक्स क्या होता है। हमारा डेटा फ्रेम हो गया, मैं रो नंबर को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। फंक्शन चाहिए, arc dot SQL dot functions row number। विंडो फंक्शन इसलिए इसको कहते हैं ना क्योंकि ये विंडो क्रिएट करता है बेस्ड ऑन एनी कॉलम और जो भी हम पास करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विंडो क्रिएट करना। विंडो क्रिएट करके सबको एक नंबर दे देता है, 1 2 3 कुछ भी। आप सीक्वल भी पढ़ाओगे ना? कोर्स में है क्या सीक्वल? ये मुझे चेक करना पड़ेगा। कोर्स में तो मेरे हिसाब से होगा नहीं सीक्वल कोर्स में, नहीं है ना। नहीं अनुराग, मेरे पास सिलेबस रखा हुआ है जो भेजा था ना उस टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे। उसमें सीक्वल एंड डेटा क्वेरिंग करके है। फिर उसके बाद सीक्वल में डेटाबेस एंड सब डेटा क्वेरी स्टोरेज। एंड ऑल हो जाता ना, थोड़ा हाई लेवल, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर बस सिक्वल एक मैं क्लास ले लूंगा सिक्वल का। ये सिक्वल 1-2 क्लास में मैं कवर कर दूंगा। फिर चलो नेक्स्ट क्लास में मैं सिक्वल पढ़ा देता हूँ, क्योंकि सिक्वल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा में आने के लिए। एग्जैक्टली। मैंने क्या किया, देखो जो हमने यहाँ पे पार्टीशन और सब कुछ किया था, सेम मैंने यहाँ पे कर लिया। बाई में कैसे करते हैं, विंडो क्रिएट करते हैं। विंडोज का स्पेसिफिकेशन देके विंडो डॉट ऑर्डर बाई, हमने इसको ये बता दिया कि सैलरी के बेस पे डिसेंडिंग करके एक विंडो क्रिएट कर दो।
और फिर हम बताते हैं जब विंडो क्रिएट हो गया तो हमारे पास डेटा फ्रेम का डेटा फ्रेम ये रहा DFM। मैंने यहाँ पे क्या किया था, SQL में एक मैंने एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट किया था, है ना, एरन नेम से। सेम हम यहाँ पे डॉट विथ कॉलम हमने लगाया, डॉट विथ कॉलम में हमने दे दिया जैसे फॉर एग्जांपल RN, और अब हमें करना रो नंबर। और इसके बेस पे इसको हमने डेटा फ्रेम दे दिया डॉट शो। आ गया 7000 पे हमने रैंक की थी 1, 5000 पे 2 और 3000 पे 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जब भी हम बोला कि हमें इनर जॉइन ऐसा कुछ क्रिएट करना हो, हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम टॉप 5 अगर हमें एम्प्लॉयज निकालने पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम पहले 2 डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉय डेटा ले लेते हैं, मिल गया। इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइप करेगा। डिपार्टमेंट नहीं है ना, देखता हूँ मेरे पास कहीं होगा, इसमें ना गूगल करता हूँ। मिल गया। हमारे पास एम्प्लॉय डेटा है। इस एम्प्लॉय के डेटा के अंदर 2 हमने डुप्लीकेट रिकॉर्ड ले लिए। अब एक क्या हमें चैलेंज है कि सबसे पहले
create 2 data frames, FP and salary. Delete duplicate records and get top 5 department by salary. मैंने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स वाला डेटा फ्रेम ले लिया क्योंकि चैलेंज ऐसे देते हैं कि डेटा फ्रेम क्रिएट करो, उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट करो, पहले डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिलीट करो, फिर टेबल्स को ज्वाइन करो और फिर मुझे हर डिपार्टमेंट की टॉप 5 सैलरीज दे दो। तो सबसे पहले हमने 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड के साथ एक एम्प्लॉय डेटा क्रिएट कर लिया। मेरे पास सैलरी का डेटा आ गया हर एम्प्लॉयज का। नेक्स्ट स्टेप इज डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट करने का था। याद करो हम लोगों ने कोई फंक्शन यूज किया था डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। डॉट ड्रॉप। इसमें हमें कॉलम देना पड़ता है, कौन से कॉलम के बेस पे करना है। हमारे पास है PID। इंपोर्ट करना पड़ेगा इससे। इंपोर्ट स्टार अगर लगा दिया तो सारी लाइब्रेरी नहीं करता क्या इंपोर्ट? वो कर देता है बट रिकमेंडेड नहीं होता। वो बहुत ज्यादा लोड ला देता है, तो हम जितना हमें यूज करना पड़ता है हम सिर्फ उतने को ही इंपोर्ट करते हैं। बैट मैंने स्कीमा डिफाइन किया नहीं था, सो रहा था।
ठीक है, तो ड्रॉप डुप्लीकेट से हम डेटा को, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो हम रिमूव कर सकते हैं। अब हमें करना है रैंकिंग इनके बेस पे। इससे पहले हमें करना पड़ेगा ज्वाइन, और एम्प्लॉय डेटा है, सैलरी डेटा करेंगे। ज्वाइन का कमांड तो आप लोगों को याद ही होगा, तो सिर्फ डॉट ज्वाइन लगा के फिर हम देते हैं ऑन कंडीशन, ये जाएगा हमारा इनर ज्वाइन। ज्वाइन लग गया हमारे पास। हर एम्प्लॉय का हर डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास सैलरी आ रहा है। अब मैं सेम वही विंडोज फंक्शन यूज करूंगा, जैसे अभी हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने विंडोज स्पेसिफिकेशन डिफाइन किया था, जिसके अंदर हम बताते हैं कि कौन से कॉलम के बेस पे हमें पार्टीशन करना है। अब हमें डिपार्टमेंट के वाइज पे चाहिए सैलरी, तो हमें पार्टीशन बाई कॉलम दिखाना पड़ेगा कि हर डिपार्टमेंट के लिए हमें विंडो क्रिएट करना है। अगर ये पार्टीशन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तो ज्यादा परेशान मत होना। मैं एक बार जब सीक्वल पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से बता दूंगा पूरे विंडोज फंक्शन को विद एग्जांपल। फिर मैं लीड लैग फंक्शन भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि हमें सेल्स कंपेयर करना है फ्रॉम दिस करेंट क्वार्टर टू प्रीवियस क्वार्टर, उसके प्रीवियस क्वार्टर या प्रीवियस ईयर, तो कैसे करते हैं। अब इस पे मुझे लगाना है रैंकिंग विद कॉलम के अंदर हमें रैंक करना है। करेंगे रो नंबर यूज। अब मुझे टॉप 5 सैलरी चाहिए, तो मैं इसको फिल्टर कर लूंगा टॉप 5 के बेस पे। डॉट फिल्टर प्रोफाइल। डिपार्टमेंट रैंकिंग मिल गया। आपको
करते हैं रैंक एक्स्ट्रा कॉलम आके इसको ड्रॉप कर देते हैं यहाँ से। ड्रॉप भी हो गया। ये है हमारा आंसर। हमने क्या किया, 2 डेटा फ्रेम क्रिएट किए मैंने दोनों। पहले हमने ड्रॉप डुप्लीकेट से रिकॉर्ड को ड्रॉप किया, फिर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया ऊपर बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी कॉलम हमने इन्हें ज्वाइन किया, और फिर मैंने रैंकिंग हमने डिसाइड किया रैंकिंग रो नंबर यूज करके, और फिर हमने इसको डेटा को फिल्टर किया तो हर डिपार्टमेंट के टॉप 5 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ये होता है। इन क्वेश्चंस को तो रट लेना है, 100% पूछे जाते हैं, ऐसे सिचुएशंस दे देगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? समझ में तो आ रहा है ना यहाँ तक जो भी हमने अभी किया है, क्योंकि हमने सेम वही फंक्शंस यूज किए जो हमने पहले यूज किया हुआ है, बट डिफरेंस ये है कि हम यहाँ खुद से डेटा बिल्ड कर रहे हैं और हमने पहले CSV फाइल से रीड किया था। TF फ्रेम का जो आपने डेटा फ्रेम बनाया वो दिखाएंगे? TF फ्रेम के नीचे शायद ये हमने विथ कॉलम, क्योंकि हमें नया कॉलम ऐड करना है रैंकिंग का कॉलम, तो नया कॉलम ऐड करने के लिए क्या विथ कॉलम, उसका हमने कॉलम का नेम दे दिया। फिर हमने इसको बताया कि किस बेस पे क्रिएट करना है, तो हमने उसको बताया कि हमें रो नंबर लगा के क्रिएट करना है, तो हमने उसको बताया रो नंबर लगाओ। फिर हमने उस बताना पड़ता कि हमें कौन से बेस से पार्टीशन करना है, ऑर्डर बाय किससे करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक काइंड ऑफ वेरिएबल में सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया, और इसको यहाँ पे पास करते हैं, बट वो कोड बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे विंडोज स्पेसिफिकेशन करके हम दे देते हैं। फिर हमने बताया कि डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन कर दो, और सैलरी को तुम डिसेंडिंग से ऑर्डर बाय लगा दो कि टॉप सैलरी पहले आ जाए। तो ये रो नंबर लगा के ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करके इसने एक नया कॉलम बना दिया रैंकिंग का। अब हमारे पास रैंक आ चुके हैं कंप्लीट रिकॉर्ड पे, हमें क्या चाहिए टॉप 5, तो हमने यहाँ पे फिल्टर लगा के सिर्फ 5 को पिक कर लिया। तो यहाँ पे लाइक जो विंडो फंक्शन है जो आप बता रहे थे यहाँ पे, आपने 3 बताए थे ना, आई थिंक रैंक, रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर, वो अभी यूज नहीं करें आपने यहाँ पे? नहीं किया ना, रो नंबर किया ना मैंने। रो नंबर की जगह तुम यहाँ पे डेंस रैंक भी कर सकते हो, पर तुम यहाँ पे चाहो फिर कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे डेंस अंडरस्कोर रैंक कर देना है, तो तुम दूसरा यूज कर लोगे ऐसे करके। हाँ, डेंस रैंक हमें लेकर आना पड़ेगा ऊपर से, इंपोर्ट करके। कहाँ गया, कहाँ इंपोर्ट किया था हमने? ये तो तुम रैंक भी ला सकते इंपोर्ट करके। डेंस रैंक हो गया। ऐसे ही तुम चाहो तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली रैंक यूज कर सकते हो, जो भी यूज करना हो। सिंटैक्स और कमांड सब सेम होता है, बस यहाँ पे हमें इस फंक्शन का नेम चेंज करना पड़ता है। ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है इंटरव्यूज में। इससे ज्यादा बहुत पूछेंगे ना तो फिर वो टेक्स्ट पे आ जाते हैं, कह देंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और उसके अंदर फिर नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करो, नंबर्स को रिवर्स करो। वो फिर पाइथन से रिलेटेड आ जाता है जो हम पांडास में किया करते थे, बट डेटा से रिलेटेड इतना ही आता है। अभी ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये भी मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन बताया ना, 2 डेटा फ्रेम को ज्वाइन करना, डुप्लीकेट करना, अभी मैं 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिलवा रहा था, वहां पे सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो वो एक ही स्टेप पे उन्होंने पूछा था। सबसे पहले बोला कि स्क्रीन शेयर करो और 2 डेटा फ्रेम क्रिएट करो, तो उसने ऐसे करके डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। फिर बोला कि उनके अंदर तुम स्कीमा डिफाइन करो, तो स्कीमा डिफाइन कर दिया। हमने ये वाला मेथड ना यूज करके हमने स्ट्रक्ट टाइप और वो यूज किया था, स्ट्रक्ट फील्ड। फिर बोला कि काम करो और एम्प्लॉय डेटा के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट करो, हमने डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। फिर बोला कि अब इनको ड्रॉप करो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को, फिर हमने ड्रॉप किया। बोला कि अब नेक्स्ट स्टेप पे अब उन आपस में ज्वाइन करो और मुझे रैंकिंग दे दो सैलरी का, हमने रैंकिंग दे दिया। बोला आप काम करो सिर्फ टॉप 5 दो मुझे हर डिपार्टमेंट का, फिर मैं ऐसे किया। ऐसे ऐसे करके एक एक बाई स्टेप पूछा जाता है इंटरव्यू में।
ओके, एंड ड्रॉप डुप्लीकेट्स में एक लिस्ट भी जा पास कि सिंगल एक अपन कॉलम नेम भी दे सकते हैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स में। हाँ, कॉलम नेम के बेस पे डुप्लीकेट, इस पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डुप्लीकेट को ड्रॉप कर देगा। नहीं, इसमें लिस्ट ही पास करना, जैसे मल्टीपल कॉलम्स पास करने हैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स में, देन वी यूज लिस्ट। पर अगर मुझे सिंगल कॉलम पे लगाना है तो लिस्ट जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है आपने, वो अगर हटा देंगे तो उस केस में तो शायद इसके अंदर ये होता है, हाँ, तो ये पूरे कंप्लीट डेटा पे कर देता है ना, सारे कॉलम्स के बेस पे कर देगा अगर तुम कॉलम डिफाइन नहीं करोगे तो। ओके, एक तरफ से सबसेट क्रिएट कर देता है जो अपन लिस्ट हाँ बनाते हैं। हाँ, अगर 5 कॉलम है तो 5 कॉलम से चेक करता है कि कहीं 5 कॉलम के बेस पे डुप्लीकेट फिर ड्रॉप करेगा ऐसे। और हमें क्या करना, हमें एम्प्लॉय डेटा के बेस पे करना था। ठीक है, इसलिए मैंने एम्प्लॉय आईडी पास किया। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लाइक एम्प्लॉय आईडी सेम हो बट डेटा डिफरेंट हो। होता है, लेकिन एक एम्प्लॉय का मल्टीपल सैलरीज नहीं होता ना, बिल्कुल हो सकता है, बट वो हमारे केस में वैसा यूज केस नहीं है। हमारे केस में ये है कि एक एम्प्लॉय की एक सैलरी ही रखते हैं, मेंटेन करते हैं अपने टेबल में, और उसके बेस पे हमें डुप्लीकेट हटाने थे। नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मल्टीपल एम्प्लॉय आईडी सेम हो सकती हैं जैसे 1 पर उनके अगर डेटा डिफरेंट है, जैसे नेम डिफरेंट है, सैलरी डिफरेंट है, तो नहीं अभी नहीं, ड्रॉप डुप्लीकेट सीएमपी आईडी पे लगाया हुआ है आपने। हाँ ऐसा नहीं होता ना, एक एम्प्लॉय आईडी एक ही बंदे को असाइन होती है। समटाइम्स बफर डेटा, लाइक ऐसा कुछ सिनेरियो वैसे तो बनेगा नहीं। हाँ, ऐसा बनता नहीं है। अगर बनता भी है तो उस केस में तुम कॉलम नेम पास मत करो और डायरेक्ट ड्रॉप डुप्लीकेट्स करो। और या फिर अगर बेसिकली वो हमें बताया जाता है कि 3 कॉलम के बेस पे तुम्हें ये 3 कॉलम जो है वो प्राइमरी की हैं इस टेबल के लिए, या 2 कॉलम है या 1 कॉलम है। तो जो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होता है उसको हम हमेशा यहाँ पे पास करके उनके बेस पे डेटा को डुप्लीकेट करते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो बेसिक क्वेरी पूछ लोगे ना तो फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे वो ऐसे लेकर जाते हैं क्वेश्चंस को कि अब तुम मुझे ये बताओ कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे स्पार्क के अंदर। स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन पे अगर हम जाते हैं, मैं बताता हूँ तुमको स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन। एक लेजी इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट होता है। लेजी इवैल्यूएशन आप लोगों ने पढ़ा है स्पार्क में, आइडिया? नहीं, लेट्स सिमुलेशन पे नहीं। लेजी इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि स्पार्क के अंदर जब तक कोई एक्शन कॉल नहीं करते तब तक स्पार्क बैकएंड में जाके सारे ऑपरेशंस को वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे हमने सीक्वल में, आप लोगों को याद होगा सीक्वल में उसमें पाइथन में भी याद होगा कि अगर तुमने कोई डेटा फ्रेम क्रिएट किया, डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद तुमने डेटा फ्रेम को फिल्टर लगा दिया, फिल्टर लगाने के बाद तुमने उसके अंदर एक और डेटा फ्रेम क्रिएट किया, फिर तुमने ज्वाइन लगा दिया, तुमने कॉलम्स क्रिएट कर लिया, मल्टीपल तुमने एक्शंस कर दिए हुए। तो वो जब तुम एग्जीक्यूट करते हो तो सारे एक्शंस वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है वन बाय वन। वो वेट नहीं करता है कि हम कोई एक्शन कॉल करें। बट ऐसा स्पार्क में नहीं होता है। स्पार्क का एक कॉन्सेप्ट होता है लेजी रिलेशन का। अब जैसे ये हमारा ये हमें एक कोड लिखा गया है। सबसे पहले हमने स्पार्क के अंदर एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। डेटा फ्रेम क्रिएट करके हमने कुछ इसके अंदर कैलकुलेशंस किया, प्राइस को हमने फिर इंटू 3 इंटू 5 किया। ये 3 ऑपरेशंस कर दिया। फिर हमने स्पार्क क्या करेगा, इन तीनों ऑपरेशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये होल्ड करके रखता है अपने पास, कभी भी नहीं करता जब तक कि मैं कोई एक्शन कॉल ना करूं। जैसे ही मैंने कलेक्ट कर दिया डेटा को, इसको हम बोलते हैं एक्शन। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि जब तक हम स्पार्क के अंदर एक्शन कॉल नहीं करते हैं तब तक स्पार्क बैकएंड में जितने भी ऑपरेशन चल रहे होते हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो वेट करता है एक्शंस का। अब ऐसा वो करता क्यों है? कोई ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि जब हम एक्शन कॉल करते हैं तो स्पार्क बैकएंड में सारे ट्रांसफॉर्मेशन को मैप करता है। वो समझता है कि कितने हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं
और उनका ऑप्टिमाइज्ड वे क्या हो सकता है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो कि तुमने ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल जोमेटो से तुमने ऑर्डर किया, तुम्हारा जोमेटो से ऑर्डर आ गया, तुमने ऑर्डर रिसीव करके अपने टेबल पर रख दिया। अब फिर तुम किचन में गए, किचन से तुमने अपना प्लेट लेकर आके तुमने ऑर्डर ओपन किया। फिर तुमने सोचा कि अरे नहीं, मैं प्लेट तो ला दिया बट मैंने उसको पैकेट ओपन करने के लिए मैं चाकू नहीं लाया। तुम वापस से किचन में जाओगे, तुम वापस से चाकू लेकर आओगे। तो तुम दो ट्रांसफॉर्मेशन, तुम्हें 2 बार उठना पड़ा। पहली बार प्लेट लाने के लिए, दूसरी बार तुम्हें चाकू लाने के लिए उठना पड़ा। तो किचन में क्या हुआ, तुमने किसी को बुलाना भी था। फिर तुम किसी बुला के ले आ रहे हो कि ऑर्डर आ गया, अब हमें चलो खा लेते हैं। तो तुमने क्या हुआ, तीन तुम्हें काइंड ऑफ ऑपरेशंस करने पड़े। किस लिए? एक्शन क्या है? सिर्फ तुम्हें खाना खाना है, वो एक्शन है। तो तुम्हें 3 बार उठना पड़ा। बट यही काम अगर तुम स्पार्क में करोगे तो स्पार्क नहीं करता। स्पार्क सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि हमें क्या क्या करना है। उसने ये देख लिया कि तुम्हें किचन से प्लेट भी लाना है, तुम्हें किचन से चाकू भी लेकर आना है, और तुम्हें किसी तीसरे रूम में जाकर किसी को बुलाना भी है। तो वो क्या करेगा, उसको एक ऑप्टिमाइज्ड वे कर लेगा। पीछे एक डायग्राम बना लेता है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि तीसरे वाले रूम में जाता हूँ, पहले उस दूसरे वाले बंदे को बुला लेता हूँ, फिर किचन में जाता हूँ, किचन में जाके मैं दोनों काम कर लेता हूँ, प्लेट भी उठा लेता हूँ, चाकू भी उठा लेता हूँ, फिर मैं एक बार में जाके बैठूंगा। तो क्या हुआ, सेम काम को करने का एक ऑप्टिमाइज्ड वे हो गया कि तुम एक ही बार उठे हो, तुमने तीनों काम कर लिए, तुम वापस आके बैठ के तुमने खाना स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं लेजी इवैल्यूएशन, कि पहले वो सारे प्लान को आइडेंटिफाई करता है, उसको फिर ये चेक करता है कि बेस्ट वे क्या है करने का, सबसे शॉर्टेस्ट वे, सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे क्या है, फिर वो उनको एक साथ एग्जीक्यूट करता है। ये इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लेजी इवैल्यूएशन। ये सिर्फ स्पार्क में होता है। ये कभी तुमने पाइथन पढ़ा होगा, सीक्वल पढ़ा होगा, सीक्वल में सब नहीं होता, उसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेरीज को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये एडवांटेज तो तुमने देख लिया कि ऑप्टिमाइज्ड वे हो गया। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कई बार तुम्हें एक ही ऑपरेशन के बीच में तुमने 4 बार एक्शन कॉल कर दिया। अब तुमने 4 बार एक्शन कॉल किया है तो स्पार्क क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो चारों बार पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लॉजिक को एग्जीक्यूट करने लगता है। जब एक्शन कॉल करोगे वो वापस से जाएगा सब कुछ एग्जीक्यूट करने, फिर तुमने एक्शन कॉल कर दिया, वो फिर से सब कुछ एग्जीक्यूट करके आएगा। ठीक है, ये होता है। इस रीजन से हमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं स्पार्क में। जैसे कि हम कैसे करते हैं, उनके लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट चाहते हैं, दैट इज द कैश एंड परसिस्ट। 2 वर्ड इंटरव्यू से पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड परसिस्ट। तो हम क्या करते हैं स्पार्क के अंदर, अगर मैं जैसे कि यहाँ पे हम ये हमने डॉट शो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने एक ये काइंड ऑफ एक्शन है। अगर ये एक्शन है तो स्पार्क ने पूरा ये सारा कुछ ऑपरेशंस पहले जितने भी होंगे सब एग्जीक्यूट करके डॉट शो कर दिया होगा। अब मैं वापस से अगर मुझे डीएफ जो, फिर मैंने एक एक्शन तो यहाँ कॉल कर लिया, फिर पता चला कि मैंने डीएफ ज्वाइन के अंदर मैंने यहाँ पे फिर से कोई कॉलम क्रिएट कर दिया, मैंने यहाँ पे फिर से कोई कॉलम क्रिएट करके और फिर से मैंने इसके अंदर एक और ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक लगा दिया, हमने एक और कॉलम क्रिएट कर दिया और फिर से मैंने डीएफ को शो करा दिया यहाँ पे। अब स्पार्क क्या करेगा, इस वाले शो को जैसे रीड करेगा ना, फिर से जाएगा ये पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करके आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक्शन कॉल कर दिया है। एक्शन कॉल कर दिए, पूरा प्लान बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे क्या होता है ना कि परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, इतना बड़ा इंपैक्ट आता है इसका। डेटा बड़ा हो, मतलब तुम्हारा जॉब चल रहा है 1 टेराबाइट पे, तो कई बार क्या होता है वो 1 मिनट की चीज 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बार बार वो जाके एक चीज को एग्जीक्यूट कर रहेगा जब भी हम एक्शन कॉल कर रहे होते हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, 2 टेक्निक यूज करते हैं स्पार्क में। जैसे एक लेवल का हमारा एक्शन कॉल हो जाता है, हम उसको वहीं पे कैश कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस शो के पहले यहाँ पे डेटा को कैश कर दूंगा। कैश क्या करता है, नाम से लग रहा है ना, ये रिजल्ट को कैश कर देता है अपने रैम मेमोरी में। तो फिर स्पार्क क्या करेगा, इससे पहले जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सबको वो रैम मेमोरी में लोड करके रख देता है। अब फिर जब तुम दोबारा कॉल करोगे एक्शन को, तो अब वो पूरा पीछे नहीं जाएगा, अब यहीं से डायरेक्ट वो मेमोरी को रीड करके सिर्फ ये 2 ऑपरेशन करके मुझे तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट दे देगा। अब कैश के अंदर भी जब कैश हम वर्ड यूज करते हैं तो ये हमेशा रैम के अंदर डेटा को कैश करता है।
कई बार क्या होता है कि हैवी ऑपरेशंस में रैम की मेमोरी हमारी फुल हो जाती है, तो फिर क्या होगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर थ्रो कर देता है स्पार्क। इसलिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक और प्रोवाइड करता है स्पार्क, उसको बोलते हैं परसिस्ट। परसिस्ट के अंदर हमें ये फ्रीडम मिलता है कि हम डेटा को, कुछ परसेंट डेटा को हम रैम में कर सकते हैं, कुछ परसेंट डेटा को हम किसी मेमोरी जाके हम कैश कर सकते हैं। अगर मान लो तुम्हारा रैम है 8 GB का और तुम्हारा जो डेटा फ्रेम है वो पहुंच रहा है 16 GB का, तो तुम पूरा डेटा रैम पे तो कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको डेटा को परसिस्ट कर देते हैं। इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड परसिस्ट। तो ये हमें बताना पड़ता है कि परसिस्ट के अंदर हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं कि हम मेमोरी के अंदर सिर्फ डेटा को हमें कैश करना है, या मेमोरी एंड डिस्क में जाना है, या फिर सीधा 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 डिस्क में हम कर ले। तो ये डिफरेंस होता है। बट कैश के अंदर क्या होता है, हमेशा वो बाय डिफॉल्ट वो रैम में ही रखता है, मतलब मेमोरी में ही रखता है। ये दोनों के बीच में यही इकलौता डिफरेंस होता है कैश का। कैश रैम में रखता है, परसिस्ट भी रैम में रखता है। नहीं, मैं परसिस्ट के अंदर मेमोरी क्या होता है कि परसिस्ट के अंदर जो पीछे हमारी कोई स्टोरेज होता है ना, हमारे जहाँ पे हम पूरी जॉब रन करते हैं, तो उस स्टोरेज के अंदर भी हम डेटा को रख सकते हैं। हाँ, ये डिस्क जिसको बोलते हैं ना, डिस्क, ये तो मेमोरी समझ लो रैम हो गया। तो वो कैश सीधा सीधा मेमोरी रखता है, उसके बाद डिस्क ऑप्शन नहीं होता। बट उसके अंदर तीनों ऑप्शंस मिल जाता है हमें परसिस्ट में, मेमोरी भी, डिस्क, मेमोरी एंड डिस्क भी, या फिर सिर्फ डिस्क भी। तो बड़े डेटा सेट्स पे हम परसिस्ट यूज करते हैं हमेशा, कभी भी हम कैश यूज नहीं करते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है इंटरव्यूज में कैश ऑन परसिस्ट का, कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज योर डेटा फ्रेम। तो जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो हम उसको तुम ऐसे स्टार्ट हम नॉर्मली करते हैं। मैं एक डेटा सेट लेता हूँ, रुको मैं। यहाँ पे मैंने सारे कुछ नोट कर रखा है। जब भी ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप्स पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक एग्जांपल के मैंने डेटा सेट बड़ा सा बना लिया जिसके अंदर 1 मिलियन रिकॉर्ड लोड कर लिया। इसके बेस पे समझते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम कोई अननेसेसरी कॉलम्स को सिलेक्ट ना करें अपने पास। अननेसेसरी मतलब जिसको बोलते हैं हम कॉलम प्यूरिंग टेक्निक उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एम्प्लॉय, अगर हम एम्प्लॉय का डेटा रीड कर रहे हैं और हमें एम्प्लॉय डेटा में हमें 3 ही रिकॉर्ड चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट और सैलरी, तो हम उस केस में सेलेक्ट स्टार यूज नहीं करते। अगर तुम जाओगे बैड प्रैक्टिस पे, अगर हमने डॉट सेलेक्ट स्टार यूज कर दिया, इससे क्या होगा, अननेसेसरी मेमोरी यूज होता है हमारे एग्जीक्यूशन में। तो हम सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम वही रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं अपने डेटा फ्रेम में जो हमें यूज करना पड़ता है अपने डेटा फ्रेम के लिए। हो गया पहला। सेकंड टेक्निक क्या बोलते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था, कैश का। अभी मैं बताना कैश को करते हैं कि अगर कोई भी बार बार कंप्यूटेशन करना पड़ रहा हमें डेटा फ्रेम के अंदर, तो उस केस में बैड प्रैक्टिस क्या हुआ कि तुमने हर बार उनको तुम ऑर्डर बाई लगा के फिर लिमिट कर रहे हो। इससे क्या होगा, यही डेटा फ्रेम जो है ना, ये डेटा फ्रेम 2 बार पीछे कैलकुलेट कर रहा होगा। तो इससे बेटर क्या हुआ कि हम जब पहली बार हमने डेटा फ्रेम फिल्टर बनाया तो वहीं पर हमने कैश कर दिया। अब हम इस वाले डेटा फ्रेम को यूज करेंगे डेटा फ्रेम को फिल्टर करने के लिए डीएफ की जगह, तो ये रिकम्प्यूटेशन अवॉइड होगा। ये होता है सेकेंड वे। थर्ड वे क्या होता है कि हमें डेटा को रीशफलिंग को रोकना पड़ता है। डेटा शफल्स होता है अक्रॉस मल्टीपल पार्टीशन। शफल को तुम ऐसे समझो, शफलिंग को जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एग्जीक्यूटर है, हमारे पास 3 एग्जीक्यूटर चल रहा है। 3 एग्जीक्यूटर के अंदर हमने जब कोई आरडीडी क्रिएट किया, तो आरडीडी क्रिएट करने पर कुछ डेटा तो किसी एक एग्जीक्यूटर पर गया, कुछ डेटा किसी और एग्जीक्यूटर पर गया, कुछ डेटा किसी और एग्जीक्यूटर पर गया। अब ये तुमने ज्वाइन लगा दिया बाय यूजिंग द आईडी कॉलम।
अब जब तुमने आईडी कॉलम के बेस पे ज्वाइन लगा दिया तो क्या होगा, आपस में सारा डेटा रीशफल होता है, वो आईडीज मैच कराता है पीछे जाके। कि यहाँ पे आईडीज मैच कराएगा कि मान लो कोई आईडी 1 है, वो आईडी 1 एग्जिस्ट करता है पहले एग्जीक्यूटर पे, आईडी 3 है उसका जाके एग्जीक्यूटर 3 पे, तो पूरा रीशफल होता है डेटा। वो बहुत हैवी डेटा होता है, अगर मान लो 1 टेराबाइट डेटा पे तुमने लगा दिया तो रीशफलिंग होता है। तो उनको अवॉइड करना पड़ता है कि अननेसेसरी शफल ना हो। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, हम कोलिश फंक्शन यूज कर लेते हैं। कोलिश फंक्शन से क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टीशंस जो बैकएंड में होता है वो पार्टीशंस हम हमेशा कम कर लेते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलिश एंड रीपार्टीशन। ये दो टेक्निक यूज करते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए। कोलिश एंड रीपार्टीशन में क्या डिफरेंस होता है कि मान लो तुम्हें अपने पार्टीशन साइज को बढ़ाना है। अगर मान लो तुम्हारे पास अभी तुम्हारा डेटा 50 पार्टीशंस में डिवाइड हुआ है और 50 पार्टीशंस पे डिवाइड होके और अब तुम्हें उनको आगे और बढ़ा के तुम्हें 70 पार्टीशंस करना है। अगर नंबर ऑफ पार्टीशंस को इंक्रीज करना पड़ता है तो वहां पे हम रीपार्टीशन यूज करते हैं। जब भी नंबर ऑफ पार्टीशंस को डिक्रीज करना होता हो, अगर 50 से तुम्हें लेकर आना कि मुझे 4 और 5 पार्टीशंस क्रिएट करना है, तो वहां पे हम कोलेस यूज करते हैं। कोलेस इज द इफिशियंट वे। क्यों इफिशियंट होता है? क्योंकि इसके अंदर डिक्रीज होता है तो एक्स्ट्रा सफलिंग डेटा का नहीं होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा हम कोलिस यूज करके और हम अपने पार्टीशन को कम कर लें कि अननेसेसरी डेटा शफलिंग ना हो। एक होता है कॉन्सेप्ट दैट इज द ब्रॉडकास्ट ज्वाइन। ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को तुम ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास कोई टेबल है, हमारे कंपनीज में हमारे कस्टमर है, फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी के सिर्फ 10 कस्टमर है, बट उन 10 कस्टमर्स की जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बहुत सारे, मतलब ट्रांजेक्शन जा रहे हैं तुम्हारे मिलियंस में। और तुम अगर दोनों टेबल को ज्वाइन कर दोगे, कस्टमर टेबल को और फैक्ट टेबल्स हो गए तुम्हारे पे जहाँ पे रिकॉर्ड्स पड़े, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन रिकॉर्ड, 1 करोड़ रिकॉर्ड है, बट तुम्हारे कस्टमर है सिर्फ 10। अब जब तुम दोनों को ज्वाइन कर दोगे उस केस में क्या होगा कि कस्टमर का डेटा मान लो किसी एग्जीक्यूटर पे पड़ा हुआ है और उनके ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री मान लो तुमने पीछे 50 पार्टीशंस क्रिएट होके तुम 10 एग्जीक्यूटर पे डेटा डिवाइड हो गया बैकएंड में, मल्टीपल कोर्स पे सब हो गया। अब बहुत ज्यादा रीशफलिंग होगा डेटा का, क्योंकि हर पार्टीशन को जाके कस्टमर लेकर आना है। अगर 10वें पार्टीशन पे डेटा होगा तो वो भी जाएगा कि मैं इसके लिए इस ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा कस्टमर है, इसके लिए कौन सा कस्टमर है, इसके लिए कौन सा कस्टमर है, तो बहुत ह्यूज ट्रांजेक्शन सफलिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन यूज करते हैं। ब्रॉडकास्ट में मतलब क्या होता है कि जो छोटा डेटा सेट है हमारा कस्टमर का, उनको हम सारे 10वें एग्जीक्यूटर पे भेज देते हैं। तो हर एग्जीक्यूटर के पास कस्टमर का डेटा उनको वहीं पे अवेलेबल रह जाता है, उनके वहीं पास मिलेगा, तो वो किसी और एग्जीक्यूटर पे जाकर उनको ढूंढते नहीं है। इनको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट ज्वाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये समझ लो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का इतना इम्पैक्ट आता है। कई बार क्या होता है कि जॉब्स 8-8 घंटे चल रही होती है बैकएंड में, हम क्या करते हैं ब्रॉडकास्ट ज्वाइन लगा दे तो वो 1 घंटे सीधा 10 मिनट पे आ जाती है। अगर हैवी डेटा सेट हो इतना बड़ा डिफरेंस पड़ता है ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो ज्वाइन चल रहा है उसमें स्मॉलर डेटा सेट कौन सा है, बड़ा डेटा सेट कौन सा है, उनका हम मेमोरी चेक कर लेते हैं। उस मेमोरी के बेस पे हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं उनका। मैंने यहाँ पे सिंटेक्स भी लिखा हुआ कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे सैलरी डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट हमेशा देखो कम होनी है, हम कंपनीज के अंदर 5-10 डिपार्टमेंट होती है, बट एम्प्लॉयज सैलरी ज्यादा हो सकते हैं। मान लो किसी कंपनी के पास 3 लाख एम्प्लॉयज है और उस 3 लाख में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उनके भी मान लो 10 लाख रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट तो 10 है बट रिकॉर्ड उनके लिए 10 लाख हो गए। अब 10 को 10 लाख से ज्वाइन करना है, ह्यूज डिफरेंस आ गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिपार्टमेंट को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं कि हर एग्जीक्यूटर हर पार्टीशन उसका डेटा ऑलरेडी पड़ा हो। ये हमारा है ऑप्टिमाइज्ड वे। तो मैं ये शेयर कर देता हूं मैं भी, चलो शीट। इसके अंदर सारे यही 4-5 टेक्निक्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के, ये आप लोगों ने बता दिया तो बस बहुत है। वो बेसिकली क्या होता है, वो सुनना ही चाहते हैं इंटरव्यूअर कि तुम ब्रॉडकास्ट के बारे में तुम्हें आइडिया है कि नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कैश करने का आइडिया है कि नहीं है। ये जो हमने कैश का टेक्निक यूज किया है, दिस वन कैश और कैश का, और यहाँ पे हमने यूज किया था कोलिस और रीपार्टीशन का। ये 3-4 वर्ड्स, उसके बाद इनसे डिफरेंस पूछे जाते हैं। जब तुम कैश बताओगे ना
तो पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश और जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। ये तो प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी इसकी। तो इसका प्रैक्टिस तुम कर नहीं पाओगे, इसका नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको दिमाग में ये मान के चलो। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इतना बड़ा डेटा तुम्हें मिलेगा नहीं। नहीं, एटलीस्ट मेथड्स तो लगा सकते हैं। हाँ, मेथड लगा जैसे सकते हो। आपने ये कोएलिस यूज किया, कैश यूज किया है। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बैड प्रैक्टिस और ऑप्टिमाइज पे दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिया कि तुम कंपेयर कर पाओ कि हम क्या फायदा होता है। बस दिमाग में ना अपने जब भी ऑप्टिमाइजेशन की बात है, सिर्फ तुम्हें दिमाग में ये ध्यान रखना है कि जो जॉब एग्जीक्यूट होता है वो बहुत सारे मशीन्स पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है, बहुत सारे मशीन पे एग्जीक्यूट होता है, तो डेटा डिवाइड होता है। तो हमें ये अवॉइड करना पड़ता है ना कि एक मशीन का डेटा किसी दूसरे मशीन पे जाए। अगर वो जो उसको बोलते हैं नेटवर्क इनपुट आउटपुट, कि यहाँ का डेटा उधर जा रहा है, उधर का डेटा इधर आ रहा है, वो जो शफलिंग होता है ना, वो शफलिंग ही हैवी ऑपरेशंस है। उनको हम कितना एफिशिएंट वे में डिक्रीज कर पाए, यही ऑप्टिमाइजेशन है। तो जितने भी मैंने टेक्निक्स बताए, सब टेक्निक्स का कोर आइडियोलॉजी यही है कि हम शफलिंग को रोक दें अपने डेटा में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक्स पे। अभी जैसे आपने कैश यूज करा है, हाँ, तो भी वहां पे डेटा शफल हो रहा है क्या अभी भी? कि वहां पे नहीं, अगर तुम नहीं, फिर नहीं होगा। जब तक तुमने कैश कर दिया, वो डेटा वही मेमोरी में परसिस्ट हो जाता है, मेमोरी में ऑलवेज रेडी रहता है वो डेटा। तो ऑलवेज रेडी रहता है, तो इंस्टेंट वो डेटा अवेलेबल हो जाता है। इस रीजन पे हम कैश कर लेते हैं। अभी मैं तो बताता हूँ कि मैं जॉब, अभी मैं प्रैक्टिस एग्जाम्पल था, मेरे पास एक जॉब थी, बैंकिंग लाइन था। उसके अंदर हम दो टेबल्स थी, ऐसी टेबल्स थी, काइंड ऑफ मास्टर टेबल थे, जिसके अंदर हम सारे कॉन्ट्रैक्ट का इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्लाइंट का। वो बहुत बड़ा टेबल था, बहुत बड़ा का ऐसे समझ लो कि उसके अंदर कम से कम 20 करोड़ रिकॉर्ड रहा होगा आराम से। वो हडूप से मैं डेटा रीड कर रहा था। वैसे वैसे के दो टेबल्स थे। फिर उसके बाद वो दो टेबल्स के बेस पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट आईडीज पिक करने थे। वो जॉब क्या हो रहा था, 12-12 घंटे ले रही थी एग्जीक्यूट होने में। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, जो दो बड़ी टेबल्स थी ना, उनको मैंने कैश कर दिया, दोनों जो बड़ी टेबल्स थी कॉन्ट्रैक्ट वाली। और फिर मैंने कैश करने के बाद पहले मैंने डेटा फ्रेम को रीड करके मैंने कैश किया, फिर मैंने उनको ज्वाइन में यूज कर लिया लिमिटेड कॉलम के साथ। वो जॉब समझ लो 12 घंटे से 8 मिनट पे आके अटक गई थी। इतना डिफरेंस पड़ता है कैशिंग का और इसका हमारे उस पे ऑपरेशंस पे। और वैसे ब्रॉडकास्ट ज्वाइन भी बहुत हैवी ऑपरेशन है। अगर तुम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन एफिशिएंट वे में यूज कर लिया ना, तुम किसी भी जॉब को ऑप्टिमाइज कर सकते हो इस पार्ट में। ब्रॉडकास्ट तो बेसिकली मेरे को लाइक कोई भी लाइक ईएमपी आईडी पे मेरे को लगाना है ब्रॉडकास्ट, या मैंने अलग से एक जेसन क्रिएट कर ली। मैंने एक्चुअली पढ़ा था, थोड़ा बहुत मुझे याद आया ब्रॉडकास्ट का, बट वो हाँ PySpark में पढ़ा था मैंने ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट कैसे समझो कि ब्रॉडकास्टिंग ऐसे नहीं होता कि तुमने एक इन्फॉर्मेशन हो, तुमने टीवी से ब्रॉडकास्ट करवा दिया तो हर किसी के पास पहुंची इन्फॉर्मेशन, तो लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उस इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। सेम ही इसमें भी कि एक डेटा सेट है, तुमने वो डेटा सेट हर एग्जीक्यूटर पे अवेलेबल करा दिया। अब उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उनको चाहिए तुरंत वो एक्सेस कर सकते हैं, इससे टाइम बचता है। वो जॉब्स में बेसिकली अपन ये ऑप्टिमाइज क्वेरी ही लिखते हैं। हाँ, ताकि मतलब डेटा अगर वो गेट कर रहे हैं तो उनका लाइक ज्यादा टाइम ना लगे। और आपने जो बताया था कि जैसे PySpark के इंटरनली आपने कुछ भी लिखा वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, कुछ मेथड्स होती हैं, उन मेथड्स को कॉल करने के बाद ही वो एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो कौन सी मेथड्स होती हैं? यही होती हैं एक्शंस होते हैं। जैसे तुमने डॉट शो लगा दिया कहीं पे, तो वो काइंड ऑफ एक एक्शन हो गया कि अब तुम्हें डेटा शो करना है। अब उसके बाद कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो वो पूरा पीछे जाके सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके तब तुम्हें डेटा शो करवाएगा वो। ओके, हाँ, मतलब अपन ने जितनी बार शो कॉल करेंगे उतनी बार वो लाइक हाँ, पहले जाएगा, फिर उसके बाद वो। हाँ, या फिर तुमने डॉट कलेक्ट होता है एक कमांड, ये ना डीएफ डॉट कलेक्ट तुमने कर दी, इनको एक्शन बोलते हैं। ऐसे समझो कि ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, एक्शन दो ही टाइप के कमांड होते हैं स्पार्क के अंदर, या तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा या कोई एक्शन हो रहा होगा उस पे, उस ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नहीं करता, वो वेट करता है जब तक कि कोई एक्शन कॉल ना हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है,
तुमने नया कॉलम क्रिएट किया, तुमने कॉलम को ड्रॉप कर दिया, फिर तुमने कॉलम को रीनेम कर दिया, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम अभी उसका कोई एक्शन नहीं ले रहे हो उस पे डेटा पे ना। एक्शन पे क्या हुआ, तुमने डेटा को राइट कर दिया फाइनली। अब डेटा राइट हो रहा है मतलब वो है एक्शन, रीड हो रहा है एक्शन, कलेक्ट हो रहा है एक्शन, शो करवा दिया तुमने बीच में डेटा को एक्शन, ये सारे एक्शंस होते हैं। तो वो फिर बैकएंड में जाके सारा कुछ एग्जीक्यूट करता है। ओके हाँ, जैसे अब मैंने एग्जांपल बताया स्विगी का, हमने खाना ऑर्डर कर दिया, अब हमें एक्शन क्या कि मैं अल्टीमेटली खाना है, तो उसके बीच के जितने भी एक्शन होंगे, मैं प्लेट ले आऊं, चाकू ले आऊं, किसी को बुलाऊं, वो सारे क्या होंगे, वो सब बीच के ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक है। एक्शन क्या, हमें खाना है। जब हम एक्शन पे जाएंगे तो हमें सारी चीज अवेलेबल चाहिए, मुझे प्लेट चाहिए, मुझे खाना, चाकू भी चाहिए, वो बंदा भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए ना। तो वो होता है दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आप ये फाइल शेयर कर देना मैं भी इस कर वर्क लेता वाली। हूँ। आज मैं रात में फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर लूंगा इसका। हाँ हाँ, कर लेना, नहीं तो मैंने लॉग इन कर लोगे, मैंने बना के भी रखा हुआ है, तो मेरे से कभी भी लॉग इन कर लेना, मुझे पिंग कर लिया करो, ओटीपी चाहिए तो मैं भेज दूंगा। वो नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये ज्यादा इजी रहता है इसका। एजोर का जो डेटा ब्रिक्स है ना, हाँ हाँ हाँ, उसमें तुरंत बनाओ और एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। और मेरे को लगता है वो बार बार वो ओटीपी के लिए पिंग करना वो थोड़ा सा। तो मैं अभी भेज देता हूँ तुम्हें, मैं भी पीटी भेज दूंगा। ठीक है, करीना ऑल गुड। करीना ने शायद लेफ्ट कर दिया तो वो रिकॉर्डिंग रिफर कर लेगी। हाँ ठीक है फिर मनोज, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। चलो फिर बाय।